हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका जी के क्लास में। एसएसटी चल रही है हमारी, तो एसएसटी हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में आती है एसएसटी। तो यहाँ पर आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज 2 टॉपिक 10 मिनट में कवर करने वाले। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, रिपीट नहीं करूँगी मैं ज़्यादा। महासागर, यहाँ पर महासागर देखो, तरंगे होती हैं महासागर में, ज्वार भाटा होता है, महासागरीय धाराएं होती हैं। 3 तरह की इसमें महासागर में प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो महासागरीय जल की 3 मुख्य गतिविधियां हैं। महासागरीय जल की कितनी गतिविधियां हैं? तीनों गतिविधियों के नाम याद रखें। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। तरंगे, ज्वार भाटा। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर। यहाँ पर हम सारे जो महासागर हैं हमारे वो करेंगे। इंपॉर्टेंट जितना इसमें से टॉपिक में से बनता था, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उनमें से मैंने निकाल कर लिख दिया है आपके लिए, हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा महासागर सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन इसको बोलते हैं, सबसे बड़ा महासागर है। यह है पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर यह फैला हुआ है ये भी याद रखिए। 1/3 भाग पर यह फैला हुआ है। प्रशांत महासागर कैसा आकार का है? तो प्रशांत महासागर हमारा वृत्ताकार का है। याद रखिए, आकार भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अटलांटिक महासागर कैसा है? एस आकृति की जो है इसकी रचना है, यानी एस के जैसे दिखाई देता है और इसका आकार एस अक्षर जैसा दिखाई देता है। और इसके जो तट रेखा है वह दंतुरित होती है। दंतुरित होती है तट रेखा। याद रखिएगा, कैसी तट रेखा होती है? दंतुरित होती है। अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोत एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति होती है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो ये जो दंतुरित तटीय रेखा होती है और अनियमित तटीय रेखा होती है, प्राकृतिक पोत एवं पतनों के लिए बहुत ज़्यादा आदर्श स्थिति रखती हैं। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर व्यापार की दृष्टि से कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। तो अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर की जो तटीय रेखा कैसी है? दंतुरित है, ये भी याद रखिएगा। हिंद महासागर यह है हमारा जो देश है, हमारे देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है, भारत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह आकार का कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। उत्तर में एशिया है, किसके? हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। और आर्कटिक जो है, आर्कटिक महासागर जो है यह कैसा है? यह ध्रुवीय वृत्त में स्थित है। कौन से? ध्रुवों पर यह स्थित, ध्रुवीय वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। कहाँ पर फैला है? उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? कौन से महासागर से जुड़ा हुआ है? प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से, यानी एक बहुत जो है चौड़ा नहीं भाग होता है, तो संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? इसकी जल संधि से जुड़ा हुआ है, ये स्थल संधि से नहीं, जल से। और इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट, कौन से? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और यहाँ पर हमारे लगभग 6-7 टॉपिक हो चुके हैं। बस इसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे, उसके बाद हमारी एक क्लास की बुक कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। वायुमंडल है यहाँ पर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन हमारी 21% होती है, नाइट्रोजन हमारी 78% से बना होता है हमारा वायुमंडल। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। ये कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है हमारे वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन किस लिए आवश्यक है? प्राणियों की वृद्धि के लिए। कौन सी गैस आवश्यक है ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो यह नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है और यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है और यह पृथ्वी के द्वारा जितनी भी ऊष्मा छोड़ी जाती है, गर्मी छोड़ी जाती है, सारी अवशोषित कर लेती है CO2।
समुद्री तल पर घनत्व सबसे अधिक होता है, समुद्री तल पर घनत्व सबसे कम होता है, या इस तरह क्वेश्चन बन जाता है समुद्र तल पर घनत्व कम होता है या ज़्यादा होता है। तो समुद्र तल पर घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तेजी से यह घनत्व घटता जाता है, ऊपर जाते हैं तो घनत्व घटता है या बढ़ता है। इस तरह से क्वेश्चन पजल करने के दे दिए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तेजी से यह घटता जाता है, सबसे अधिक घनत्व होता है समुद्र तल पर। हवा में घनत्व की कमी से सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर हवा में घनत्व की कमी हो तो सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। और तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता जाता है, तापमान ऊंचाई के साथ घटता है या बढ़ता है, इस तरह क्वेश्चन बन जाता है। देखो एक ही पैराग्राफ से हमारे 4-5 क्वेश्चन बन गए हैं, तो इम्पोर्टेंट बहुत है ये पैराग्राफ, अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा। तापमान भी ऊंचाई के साथ कैसा है, घटता है, ना कि बढ़ता है। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, घनत्व ऊंचाई के साथ कैसा होता है, यहाँ पर समुद्री तल पर घनत्व सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं घनत्व घटता है, याद रखिएगा। घनत्व भी हमारा तेजी से घटता है ऊपर की तरफ, और तापमान की ऊंचाई भी हमारी घटती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु कौन सी दाब से, निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ बहती है या उच्च दाब से निम्न, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हमारी वायु बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। और यहाँ पर जलमंडल की बात करें तो जल जो है मौजूदा स्थल, जल और हवा, ये 3 होते हैं। तो जलमंडल के प्राणियों को मुख्य रूप 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो जीवमंडल है, जीवमंडल जो है, इसके जो प्राणी होते हैं इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत मतलब पौधे वगैरह, इसमें बांटा जा सकता है। CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी की जो तापमान में वृद्धि हो जाती है। CO2 जितनी भी इसकी मात्रा में वृद्धि होती है उसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जाता है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, क्या जोड़ता है, स्थल संधि जोड़ती है, जल संधि नहीं जोड़ती है, याद रखिएगा। पीछे हमने एक क्वेश्चन किया है कि प्रशांत महासागर से जो है आर्कटिक महासागर को कौन सी स्थल संधि जोड़ती है, जल संधि। स्थल संधि नहीं जोड़ती है, वहाँ स्थल संधि जल संधि जोड़ती है, बेरिंग जल संधि जोड़ती है, याद रखिएगा। ये जोड़ने वाले 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ पर आर्कटिक याद रख लिए, इसकी लिख लीजिएगा। आर्कटिक जो है हमारा, दोबारा से आपके लिए मैंने लिख दिए हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है स्थल संधि। और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी स्थल संधि जोड़ती है, पनामा स्थल संधि जोड़ती है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि जोड़ती है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत स्पीडली करने वाले हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या है, पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपवर्दन कहते हैं। जब पृथ्वी की सतह टूट कर घिस जाती है तो उसको अपवर्दन कहते हैं, ये आप सभी को पता है अपवर्दन क्या होता है। बर्फ की नदियां होती हैं, जो बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो पर्वत होते हैं पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से उभरे हुए भागों, ऊंचे और उठे हुए भागों को पर्वत कहते हैं, ये सभी को पता है। श्रृंखला जो है पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो जाती है, बहुत सारे पर्वत ऐसे रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पर्वतों की श्रृंखला। और यहाँ पर हिमालय, आल्प्स और एंडीज पर्वत ये वलित पर्वत कहलाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। वलित पर्वत कौन कौन से हैं, आल्प्स, एंडीज और हिमालय, इस तरह से ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं, याद रखिएगा इनके नाम। एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। और यहाँ पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत या बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत है। वलित पर्वत जो है बहुत सालों में बनते हैं, ये बहुत साल लगते हैं वलित पर्वत को बने। जब धरती के 2 भाग एक इस तरह से 2 प्लेटें एक साथ मिल जाती हैं और ऊपर उठ जाती हैं तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। भ्रंशित पर्वत कैसे होते हैं, जब एक भाग नीचे की ओर धंस जाता है और एक भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, इस तरह से भ्रंशोत्थान पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी जो हमारे धरातल के अंदर से मैग्मा आता है और वो ऊपर आकर ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से पर्वत बन जाते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। आगे चलते हैं, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो विश्व की सबसे वलित पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पूछ ली जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, अपवर्तन हो गया है ज़्यादा इसका, तो इसकी वजह से यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के ये जो है
अप्लेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इसकी ऊंचाई कम होती है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, बहुत पुराने वलित पर्वत ये कहलाते हैं। यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में है। और उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है? ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रंसोत्थान पर्वत क्या है? तो ब्रंसोत्थान पर्वत है। बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो इनका निर्माण होता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं या हास्ट कहते हैं तथा नीचे धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? द्रोणिका कहते हैं या द्रोणिका भ्रंश कहते हैं या ग्राबेन कहते हैं। दोनों नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं। यहाँ पर मैं स्टार लगाऊंगी इस क्वेश्चन पर, तो दोनों भाग आप याद रखिएगा। यूरोप की राइन घाटी तथा वोस्जेस पर्वत, इस तरह के उदाहरण हैं ये। यूरोप की राइन घाटी कौन सा? इस तरह क्वेश्चन बनता है। यूरोप की राइन घाटी है, यह कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है या ब्रंसोत्थान पर्वत है? तो यह है यूरोप की राइन घाटी, ब्रंसोत्थ पर्वत है। और वोस्जेस भी पर्वत ऐसा ही है। ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितना बनता है। ज्वालामुखी पर्वत कौन से है? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में कौन सा ज्वालामुखी है? तो माउंट किलिमंजारो है। जापान का कौन सा ज्वालामुखी है? फिजियामा। इस तरह कंफ्यूज करने के लिए आपको ज्वालामुखी के नाम दे दिए जाएंगे और कौन सी जगह पर है ये भी दे दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा। जापान का फ्यूजियामा। आगे चलते हैं। पर्वतों के खेल कौन कौन से हैं? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, ये आपको पता है। आगे चलते हैं। पठार कौन से हैं? पठार, यहाँ पठार उठी हुई तथा सपाट भूमि कैसी होती है? उठी हुई होती है, लेकिन ऊपर से कैसी होती है? सपाट भूमि होती है। भारत में दक्कन पठार जो है सबसे पुराने पठारों में से एक है। कौन सा पठार सबसे पुराना पठार है? दक्कन का पठार। और केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसके उदाहरण हैं। केन्या, तंजानिया ये इंपॉर्टेंट है, पठार के उदाहरण हैं, ये याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं हमने सारे नोट डाउन कर लिए हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से इनकी नॉलेज हो जाएगी। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसके उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार सबसे ऊंचा पठार है? सबसे पुराना पठार है दक्कन का पठार, और सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 से 6000 मीटर ऊंचाई है। और खनिज यहीं से मिलते हैं, खनन यहीं से होता है तिब्बत से। नेक्स्ट यहाँ पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से। अफ्रीका का जो पठार है जो है सोना और हीरा, कौन से पठार से सबसे ज़्यादा जो है सोना और हीरा मिलता है? तो अफ्रीका से सबसे ज़्यादा सोना हीरा मिलता है, याद रखिएगा। भारत में छोटा नागपुर का पठार से क्या मिलता है? लोहा, कोयला, मैग्नीज, ये छोटा नागपुर के पठार से मिलते हैं। बहुत बड़े भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर बना, याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से पठार पर बना है? स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात कौन से नदी पर बना है? स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। कौन से पठार पर बना है? ये नागपुर पठार पर बना है। कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात है कर्नाटक में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जोग जलप्रपात कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। मैदान की बात करें तो एशिया में शीतगंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान, निक्षेपण से मैदानों का निर्माण होता है। तो ये दो मैदान इंपॉर्टेंट है, एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान। और ये जो मैदान है ये समुद्र तल से 200 मीटर से भी अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं मैदान। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये आपके लिए छोटी सी क्लास हेल्पफुल रही होगी। मैंने बोला था 10 मिनट, लेकिन यहाँ पर हमारी 3-4 मिनट ज़्यादा हो गई हैं, उसके लिए सो सॉरी। हैव ए नाइस डे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।